स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड और गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस। ठीक है कि लिक्विड के अंदर सॉलिड और गैस को अगर डिसॉल्व करते हैं तो कौन से फैक्टर्स हैं जो उनको अफेक्टेड करते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने कुछ फैक्टर्स की बात की थी। फैक्टर्स कौन कौन से थे अपने पास? नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सेकेंड वन था अपने पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, थर्ड इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, और अगर हम गैस की बात कर रहे थे तो गैस के अंदर भी अपने पास क्या था? नेचर ऑफ गैस आया था, और एक था सरफेस एरिया ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो ये थे हमारे पास कुछ फैक्टर्स जिनके बेस पे हम लोगों ने डिसाइड किया कि सॉलिबिलिटी जो होता है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, या सॉलिड या जो गैस है उसका लिक्विड में सॉलिबिलिटी किस टाइप का होगा। आज हम डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशन जो है लिक्विड के अंदर गैस की सॉलिबिलिटी पर प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। कल हम लोगों ने तीन फैक्टर्स नोटिस किए थे। कौन कौन से? टेम्परेचर का इफेक्ट लिया था और नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का लिया था। नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट में हम लोगों ने क्या कहा था कि जैसा अपने पास नेचर होगा गैस का, या गैस कोई आयोनाइज हो सकता है लिक्विड के अंदर या उसके साथ रिएक्ट कर सकता है, तो उस गैस की सॉलिबिलिटी ज्यादा होता है। टेम्परेचर के लिए हमने कहा था कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो गैस की सॉलिबिलिटी जो है लिक्विड के अंदर डिक्रीज होती है। आज हम बात करेंगे प्रेशर की, और हम लोगों ने कल भी बात किया था कि गैस का जो प्रेशर होता है उस प्रेशर का सॉलिबिलिटी पे क्या इफेक्ट होगा। उसके लिए हेनरी साइंटिस्ट जो थे उन्होंने एक रूल दिया जिसको हेनरी लॉ भी बोलते हैं। और हेनरी लॉ क्या है अपने पास? हेनरी लॉ बेसिकली प्रेशर और सॉलिबिलिटी के लिए एक रिलेशनशिप है जो हेनरी साइंटिस्ट ने दिया। तो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग क्या था? द मास ऑफ अ गैस dissolve in a given volume of the liquid at constant temperature is directly proportional to the pressure of the gas। ठीक है, क्या बोला अपन ने? The mass of a gas dissolve in fixed volume of liquid or given volume of liquid is directly proportional to the pressure of that gas on the surface of liquid at the equilibrium। ठीक है, तो हमारे पास हेनरी लॉ क्या आया? हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि अपने पास कोई भी गैस जो है वो लिक्विड के अंदर अगर प्रेजेंट है तो मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के अंदर कोई भी गैस जो घुली हुई है अपने पास, जो सॉल्युबल है अपने पास, उसका अमाउंट जो है, उसकी जो सॉलिबिलिटी जो होती है वो किसके प्रोपोर्शनल है? प्रेशर ऑफ दैट गैस। यानी मेरे पास अगर कोई लिक्विड है, उस लिक्विड के ऊपर, ये लिक्विड है, इस लिक्विड के ऊपर अगर किसी गैस का प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा तो उस गैस की सॉलिबिलिटी भी लिक्विड के अंदर क्या हो जाएगी? इंक्रीज होता है। ठीक है, तो मास ऑफ ए गैस डिसॉल्व इन गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ दैट गैस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट द इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर हम लोगों ने क्या कहा कि m इज द मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड p इज द प्रेशर, देन प्रेशर ऑफ गैस, देन mass of gas dissolve in given volume directly proportional to its pressure on the surface of liquid। अब यहां पर अपन जो मास है गैस का, उसको मास की जगह अपन क्या करें? मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर अपन रिप्रेजेंट करें तो उस केस में क्या लिखेंगे अपन? मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ सॉल्यूशन, मोल fraction of a gas in
solution or in given volume of liquid is directly proportional to the pressure of that gas on the surface of liquid। ठीक है, तो सेम डेफिनेशन है, केवल अपन लोगों ने क्या चेंज किया है, टर्म चेंज कर दी। मास की जगह क्या यूज में लिया अपन ने, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस। अब अपने पास लिक्विड है, सॉल्यूशंस हैं, उसमें जो भी कंपोनेंट होते हैं उनका मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर अपने पास किसी गैस का मोल फ्रैक्शन जो डिसॉल्व कंडीशन में है लिक्विड के अंदर या गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में, तो वो जो मोल फ्रैक्शन है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, प्रेशर के। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेंगे गैस का अमाउंट जो है लिक्विड के अंदर या गैस का जो मोल फ्रैक्शन है वो कंटिन्यू क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो P प्रोपोर्शनल टू X और P इक्वल्स टू KHX, वेयर KH इक्वल्स टू क्या है, हेनरी कांस्टेंट है। दिस वन इज कॉल्ड हेनरी कांस्टेंट। और KH जो हेनरी कांस्टेंट है, ये हेनरी कांस्टेंट जो है वो गैस के नेचर पे डिपेंड करता है। गैस के नेचर पे डिपेंड कैसे करेगा, गैस जो होती है, अलग अलग गैसेस जो होती हैं उनके लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो भी डिफरेंट होती है। अब देखो P इक्वल्स टू KHX, P इक्वल्स टू KHX, KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट है, जो अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग वैल्यूज होती है। अब मेरे को बताओ कि अगर सपोज करो मेरे पास A और B दो गैसेस हैं, A के लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू है 10 और B के लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू है 15, तो बताइए कौन सी गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। देखो ध्यान से, एक के लिए हेनरी कांस्टेंट 10 है और बी के लिए कितना है, 15 है, दोनों में से किसके लिए गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो देखो यहां रिलेशन देखो, P इक्वल्स टू क्या है भाई, KHX। X क्या होता है, सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं लिखूं तो K इक्वल्स टू क्या आएगा, P अपॉन KH। तो बताओ मोल फ्रैक्शन जो कि सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है वो KH के क्या हो गया, रिवर्स प्रोपोर्शनल हो गया। इसका मतलब अगर KH की वैल्यू इंक्रीज होगा तो उस गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर गैस A जो है वो मोर सॉल्युबल होगा कंपेयर टू गैस B के। ठीक है, तो हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू जो है वो अगर इंक्रीज होता है तो गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा। तो ये अपने पास हेनरी कांस्टेंट का एक पॉइंट और आ गया अपने पास कि हेनरी लॉ जो है उसके अकॉर्डिंग हमने कहा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ दैट गैस ऑन द surface of liquid. So if increasing the pressure then also increasing the mole fraction of gas in the liquid solution. But if increasing the value of KH then solubility of gases decreases in the solution. ठीक है, because X equals to P upon KH, X और KH रिवर्स प्रोपोर्शनल के अंदर है। ठीक है, तो उस केस के अंदर अगर अपने पास KH की वैल्यू इंक्रीज होगा तो X का वैल्यू डिक्रीज होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके अंदर कि हेनरी कांस्टेंट जो है उसके लिए अपने पास या हेनरी लॉ जो है उसके लिए क्या लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ की लिमिटेशंस बताई गई है। क्या लिमिटेशन है, फर्स्ट लिमिटेशन हम बोलते हैं लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ के अंदर कि प्रेशर इज नॉट वेरी हाई। देखो ये हेनरी लॉ है, अब इसकी लिमिटेशन क्या है, प्रेशर इज नॉट वेरी हाई। फर्स्ट लिमिटेशन है कि प्रेशर जो है बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेकंड, टेम्परेचर इज नॉट वेरी लो, टेम्परेचर इज नॉट वेरी लो। प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए। थर्ड कंडीशन, गैसेस इज नॉट हाईली सॉल्युबल, गैसों की सॉल्युबिलिटी जो है बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉट हाईली सॉल्युबल। और फोर्थ कंडीशन क्या है कि इनकी कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। जो गैस हमने डिसॉल्व किया है तो उनका जो केमिकल कंपोजिशन है
उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। गैस डज नॉट रिएक्ट केमिकली विद सॉल्वेंट एंड ऑल्सो डज नॉट एसोसिएट एंड डिसोसिएट, ठीक है। तो अपने पास क्या है, गैस डज नॉट रिएक्ट विद, गैस डज नॉट रिएक्ट विद solvent, does not chemically react with solvent, ठीक है। अब बच्चों ये बताओ मेरे को कि ये चारों कंडीशन जो है लिमिटेशन क्यों लगी अपने पास। तो देखो, प्रेशर इज नॉट वेरी हाई, रीजन क्योंकि एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है, उस इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद में आप चाहे प्रेशर कितना भी इंक्रीज कर दें, लेकिन सॉल्यूशन जो है वो कैसा होता है, सैचुरेट सॉल्यूशन हो जाता है। और अगर अपन प्रेशर को बहुत बहुत ज्यादा हाई कर देंगे तो उस केस के अंदर अपने पास ये जो रिलेशन है वो अपने पास एक कांस्टेंट पे चला जाएगा, जहां पर ये रिलेशन जो है वो वैलिड नहीं होगा। क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो एक्स इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन अगर मैं प्रेशर बहुत हाई कर दूंगा और इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा तो उसके बाद प्रेशर इंक्रीज करने के बाद भी क्या होगा, गैस की सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो लिमिटेशन हो गई, वहां पर हेनरी लॉ फेल हो जाएगा, इसलिए प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, टेम्परेचर इज नॉट वेरी लो, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर जरूरत से ज्यादा टेम्परेचर कम हो गया तो आपको पता है कि लिक्विड जो होता है वो सॉलिड कंटेंट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और सॉलिड के अंदर गैस की सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज होने लग जाती है, ठीक है ना। तो अपने पास टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, वरना वहां पर भी अपने पास ये लॉ जो है वो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट जो है वो कन्वर्ट होने लग जाता है। थर्ड, गैसेज इज नॉट हाईली सॉल्युबल, अगर गैस पहले से सॉल्युबल है तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर गैस की सॉल्युबिलिटी ऑलरेडी बहुत बहुत ज्यादा सॉल्युबिलिटी है तो वो तो अपने नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर ही क्या हो जाएगी, पूरी तरह से जो है उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। फिर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो कोई इफेक्ट होगा ही नहीं उसके ऊपर, ठीक है। क्यों, क्योंकि लो प्रेशर पे भी उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, और प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो भी क्या होगा, सॉल्युबिलिटी कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि जब लो प्रेशर पे हाईली सॉल्युबल है तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो उसका कोई इफेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि पहले से वो अपनी एक्सट्रीम कंडीशन पे पहुंच चुका है, पहले से उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो एक्सट्रीम कंडीशन पे आ चुका है, एक्सट्रीम कंसंट्रेशन पे आ चुका है। तो अब इस केस के अंदर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, इसलिए ये भी अपने पास क्या है, लिमिटेशन है। फोर्थ लिमिटेशन अपने क्या है, गैस जो है वो सॉल्वेंट के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अगर उसने रिएक्शन कर लिया, एसोसिएट हो गया मॉलिक्यूल के साथ या डिसोसिएट हो गया मॉलिक्यूल के साथ, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो जाएगा, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज होगा तो उस केस के अंदर हेनरी लॉ के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तो हेनरी लॉ क्या अपने पास गैस की सॉल्युबिलिटी को बता रहा है लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर, कि अगर गैस की सॉल्युबिलिटी जो है लिक्विड सॉल्यूशन में इंक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर इंक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा। लिमिटेशंस क्या है अपने पास, प्रेशर बहुत हाई नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत लो नहीं होना चाहिए, गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा नहीं होना चाहिए, गैस केमिकली रिएक्ट नहीं करना चाहिए सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ। तो ये अपने पास की लिमिटेशन पॉइंट्स आ गए, लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ, ठीक है। अब लिमिटेशन के बाद में चलते हैं अपन इसके एप्लीकेशंस के ऊपर। इसके एप्लीकेशन बहुत इंटरेस्टिंग है हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस। तो देखें अपन हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस क्या क्या है। देखो, हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस की बात करें तो फर्स्ट अपना एप्लीकेशन जो आज के मॉडर्न टाइम में पॉपुलर है वो क्या है, सोडा वाटर और कोल्ड ड्रिंक्स। अब पॉइंट आया कि ये हेनरी लॉ पे कैसे डिपेंड कर रहा है भाई। तो हम लोगों को पता है कि सोडा वाटर है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उनके अंदर क्या होता है, CO2 गैस को हम डिसॉल्व फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। और CO2 की अपन ने लास्ट क्लास में बात की थी कि CO2 गैस जो होता है उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है लिक्विड के अंदर। तो फिर ये अपने पास इसमें डिसॉल्व होता कैसे है, तो हेनरी लॉ के बेस पे इसके अंदर डिसॉल्व होता है, क्योंकि अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो गैस का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होता है। तो सोडा वाटर और कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं उनमें हम हाई प्रेशर पे CO2 का जो बहुत हाई प्रेशर होता है उस हाई प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिसॉल्व करते हैं इसके अंदर और उसको पैक कर देते हैं, सील कर देते हैं। तो जब बॉटल को सील करते हैं तो बॉटल
जो है वो CO2 के हाई प्रेशर पे सील की जाती है, जिससे CO2 का सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम हो। तभी तो क्या होता है, जैसे ढक्कन हटाया अपन ने, टैप हटाया अपन ने, क्या होता है, गैस फटाफट बाहर निकलती है। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट में CO2 का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। जब हमने इसको पैक किया था तब CO2 का प्रेशर बहुत हाई था, इसलिए वो क्या हो गई, सॉल्युबल हो गई। लेकिन जैसे हमने उसको ओपन किया तो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर क्या है, कम हो गया, और जैसे गैस का प्रेशर कम होगा उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी जो एक्स्ट्रा अमाउंट था CO2 का वो वापस क्या होता है, एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो CO2 की सॉल्युबिलिटी और जो रिमूवल है वो किस पे बेस्ड है, हेनरी लॉ के ऊपर बेस्ड है। तो ये अपने पास हेनरी लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन है। सेकेंड एप्लीकेशन की बात करें हम, ठीक है, अगर अपन हाई एल्टीट्यूड्स की बात करें, हाई एल्टीट्यूड मतलब कि अगर कोई जो है अपने पास माउंटेनियर्स हैं जो माउंटेन पे जाते हैं अपने पास, ठीक है, तो हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जैसे जैसे अपन हाइट बढ़ती जाती है, ठीक है, वैसे वैसे क्या होता है, प्रेशर जो होता है वो कंटिन्यू डिक्रीज होता जाता है। ठीक है ना, प्रेशर कंटिन्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो एनवायरनमेंट के अंदर हाई एल्टीट्यूड्स के ऊपर एनवायरनमेंट में क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, और अगर प्रेशर डिक्रीज होगा तो जो ऑक्सीजन गैस है उस ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी जो होती है, जो अवेलेबिलिटी होती है, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे एनवायरनमेंट में हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं, माउंटेन्स पे चलेंगे, हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, और कुछ तो अपन स्टेयर्स की बात करें कि हम नीचे से ऊपर 4th फ्लोर तक स्टेयर्स से चढ़ते हैं, तो क्या होता है, धीरे 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 अपने को थकान होती है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि हायर एल्टीट्यूड्स के ऊपर प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और प्रेशर जब डिक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होने के साथ ऑक्सीजन की ब्लड में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि भाई अपने पास गैस तो क्या होता है, प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर इंक्रीज होगा तो गैस जो है वो ज्यादा सॉल्युबल होगा, प्रेशर कम होगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो अपने पास हाई एल्टीट्यूड्स जो होते हैं वहां पर प्रेशर डिक्रीज होता है एनवायरनमेंट के अंदर, तो ऑक्सीजन गैस की ब्लड में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज जाती है, और अगर ऑक्सीजन की ब्लड में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी तो उस केस के अंदर अपना मेटाबॉलिज्म जो होता है वो अफेक्टेड हो जाता है, और उस केस में हमको टायर्ड फील होता है। ठीक है ना, हम लोग थकान फील करते हैं अपने पास, किसी को वॉमिटिंग होने लग जाती है, जी घबराना, वॉमिटिंग होना, थकान फील करना। ठीक है, ये जो मेडिकल सिचुएशन है, दिस टाइप ऑफ मेडिकल सिचुएशन इज कॉल्ड एनॉक्सिया, और सीबीएसई बोर्ड के अंदर एनॉक्सिया बहुत पॉपुलर है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड की क्लासेस के अंदर बोर्ड एग्जाम्स के अंदर एनॉक्सिया नॉर्मली पूछा जाता है, आरबीएससी में भी एनॉक्सिया पे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस में एनॉक्सिया, व्हाट इज द एनॉक्सिया, प्रैक्टिकल एग्जाम्स के अंदर जो होता है एक्सटर्नल का पॉपुलर क्वेश्चन है। अगर आपने कहा कि सर सॉल्यूशन चैप्टर आता है मेरे को, तो वो एनॉक्सिया 101% पूछते हैं कि भाई एनॉक्सिया होता क्या है। तो एनॉक्सिया क्या है, मेडिकल सिचुएशन है, कब, जब हायर एल्टीट्यूड पे मूव करते हैं तो वहां पर गैस का प्रेशर कम हो जाता है, तो गैस के प्रेशर कम होने के साथ उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, तो उस केस में मेटाबॉलिज्म अफेक्टेड होता है और वॉमिटिंग होता है। ठीक है, या अपने पास जो है टायर्ड फील होता है, तो उस केस को हम बोलते हैं एनॉक्सिया। क्लियर है। थर्ड पॉइंट अपने पास, थर्ड एप्लीकेशन। अब देखो अपन क्या क्या, अपन ने जमीन पे रह गए, आसमान पे चले गए, अब जरा अपन पाताल की बात करते हैं। तो पाताल का मतलब अंडर सी वाटर, यानी ग्राउंड लेवल से नीचे आ गए अपन। ये अपने पास क्या था, ग्राउंड लेवल था। अब अंडर सी वाटर तो ग्राउंड लेवल से नीचे आ गए, एल्टीट्यूड पे गए, पहाड़ पे गए अपन, तो ग्राउंड लेवल से ऊपर चले गए। तो ऊपर गए तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, तो अगर ग्राउंड लेवल से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो अंडर सी वाटर जो है वो प्रेशर जो होता है वो ज्यादा होता है, और प्रेशर इंक्रीज होगा तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो उस केस में क्या होगा, जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होता है, ऑक्सीजन, और क्योंकि जो अपने पास वाटर है, सी वाटर है, उसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों सॉल्युबल फॉर्म में होता है, तो जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा ऑक्सीजन नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन किसमें सॉल्युबल होगा, स्किन में तो सॉल्युबल होता नहीं है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन सॉल्युबल होगा बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसमें। ठीक है, तो अंडर सी वाटर प्रेशर इंक्रीज होगा तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैसेस जो होती हैं उनकी ब्लड में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, और अगर ब्लड में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गया तो ऑक्सीजन तो अपने पास काम आ गया भाई, लेकिन नाइट्रोजन क्या काम आएगा, हाई अमाउंट के अंदर। अब जैसे ही पर्सन क्या होता है, सी वाटर से वापस किस पे आता है, ग्राउंड लेवल पे आता है। ठीक है, सी वाटर में था अभी तक, तब तक तो प्रेशर हाई था, ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों डिसॉल्व हो गई।
लेकिन जैसे ही बाहर आया, ग्राउंड लेवल पे आया, तो एनवायरमेंट में नाइट्रोजन का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमने क्या कहा कि यहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब प्रेशर कम होगा तो उस केस में जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो सॉल्युबल था वो क्या होता है, वापस रिमूव होता है। अब ऑक्सीजन तो एक्स्ट्रा अमाउंट में रहता नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन तो अपन ने वर्क किया है तो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म काम में आता है। लेकिन जो ब्लड में सॉल्युबल नाइट्रोजन गैस थी, वो नाइट्रोजन गैस जो होता है प्रेशर कम होने के साथ नाइट्रोजन गैस जो होती है वो बबल्स के फॉर्म में रिमूव होती है, ठीक है। और छोटे छोटे बबल्स जो होते हैं वो इस तरह से नाइट्रोजन गैस बबल्स के फॉर्म में रिमूव होती है। कहां पर, ब्लड में से। ब्लड किस में होता है, वेसल्स में से होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं। और ब्लड वेसल्स जो होती हैं बहुत बहुत पतला होता है, ठीक है। अब ब्लड वेसल्स में से अगर नाइट्रोजन रिलीज होगी बबल्स के फॉर्म में, तो अगर यहां पर इसके अंदर कोई बबल फंस गया तो क्या उसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन पॉसिबल है। ये मेरे पास ब्लड वेसल्स है, यहां पर नाइट्रोजन का बबल आके अटक गया। तो अगर बबल्स आ जाते हैं तो उस केस में ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, वो ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है वो कम हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। ब्लड प्रॉपर्ली सर्कुलेट नहीं हो रहा है, और अगर वेंस के अंदर ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा तो उस केस में क्या होता है, हार्ट फेल के चांसेस बढ़ जाते हैं, अपने पास डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो कंडीशन है, ये जो मेडिकल कंडीशन है, ये जो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल मेडिकल कंडीशन होती है, ये बहुत पेनफुल कंडीशन होती है, और इससे क्या हो सकता है, डेथ भी हो सकता है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड बैंड्स। व्हाट इज बैंड्स? व्हेन स्कूबा डाइवर्स under in sea water, then due to the high pressure of oxygen nitrogen, the solubility of gases also increases. When it's moved turn back on the ground level, then atomic pressure जो है, environmental pressure decreases, so nitrogen gas released in form of bubbles. These bubbles are released in the blood vessels or blood veins, then disturb the blood circulation in body. That medical situation is very painful situation, that's called bands, ठीक है। तो ये अपने पास जो मेडिकल सिचुएशन है बैंड होता है। अच्छा, आप लोगों ने नोटिस किया कोई आदमी पानी में डूब रहा हो तो उसको बाहर निकालते हैं, बाहर निकालने से पहले क्या करते हैं अपन, सबसे पहले क्या करते हैं अपन, उसको उल्टा पटकते हैं अपन, और उसके जो चेस्ट होता है उसको प्रेस करते हैं, ठीक है। या पीठ पे से अपन क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं उसके ऊपर। फिर प्रेशर डालते क्या देता है मूवी के अंदर, कि मुंह में से जो है बबल्स के फॉर्म में पानी जो है वो बाहर निकलता है, फिर वो ठीक हो जाता है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यही था कि नाइट्रोजन गैस जो है वो अगर वेंस के अंदर अटक गया है तो ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा है। जैसे हम प्रेशर डालते हैं किसके ऊपर, यहाँ पर लंग्स पे प्रेशर डालते हैं, उसको प्रेस करते हैं बार बार, तो प्रेस करने से क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होता है, और प्रेशर क्रिएट होने से ये बबल्स जो होता है वो प्रेशर के साथ वेन से बाहर निकल जाता है, और जब प्रेशर के साथ वेन से बाहर निकल जाएगा तो ब्लड जो होता है वो नॉर्मली सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए हम लोग ये सिचुएशन जो है, ये मेडिकल सिचुएशन के अंदर ये अपन यूज में लेते हैं। जो अपने पास ट्रीटमेंट है, जो इनिशियल ट्रीटमेंट होता है वो हम लोग इस तरह से यूज में लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, या तो अपन उसको क्या करते हैं, ब्रीथिंग देते हैं माउथ टू माउथ, या हम क्या करते हैं जो चेस्ट होता है उसको प्रेस करते हैं। तो दोनों ही केस में क्या होता है, हम प्रेशर डाल रहे हैं उसके ऊपर। माउथ टू माउथ अगर अपन ने ऑक्सीजन को पास किया उसके अंदर तो उससे भी क्या होता है, प्रेशर जनरेट होता है। तो ये जो बबल्स अटक जाता है अपने पास ब्लड वेसल्स के अंदर, वो क्या होता है, रिमूव हो जाता है थ्रू दिस प्रेशर। तो ये अपने पास कुछ एप्लीकेशंस थे हेनरी लॉ के। तो हेनरी लॉ के एप्लीकेशन में हम लोगों ने देखा कि सोडा वाटर कोल्ड ड्रिंक के अंदर सॉल्युबिलिटी है अपने पास, हायर एल्टीट्यूड पे अपने पास एनॉक्सिया होता है, ठीक है। अंडर सी वाटर क्या होता है, बैंड्स की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो ये सब की सब कंडीशन जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ये सब की सब कंडीशन डिपेंड कर रही है प्रेशर के ऊपर, ठीक है। अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो अपने पास सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है, तो उस केस के अंदर ये कंडीशंस आती है। प्रेशर डिक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास हेनरी लॉ। अब यहां पर हमने स्टार्टिंग में क्या नोट किया था कि जो है सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं, और सॉलिड सॉल्यूशंस कौन से होते हैं अपने पास, जिसमें सॉलिड जो होता है वो सॉल्वेंट के फॉर्म में होगा, और अपने पास लिक्विड या सॉलिड या गैस जो होता है वो सॉल्यूट्स के फॉर्म में हो सकता है। तो हम अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है, क्योंकि फैक्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो अब हम डिस्कस करते हैं सॉलिड सॉल्यूशंस को, फिर हम बात करेंगे लिक्विड सॉल्यूशंस की, ठीक है ना। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, सॉलिड सॉल्यूशंस की। तो सॉलिड सॉल्यूशंस की बात करें तो सॉलिड सॉल्यूशंस में हम लोगों ने क्या कहा भाई,
कि सॉलिड सॉल्यूशन में सॉलिड जो होता है वो तो क्या अपने पास सॉल्वेंट के फॉर्म में होता है, ठीक है, और गैस, लिक्विड या जो सॉलिड है वो अपने पास क्या हो सकता है, सॉल्यूट के फॉर्म में हो सकता है। लिक्विड और गैस की बात हम कर चुके हैं कि गैस में क्या कहा था, हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हो रहा है, लिक्विड हमने कहा कि अमलगम का फॉर्मेशन होता है अपने पास। तो अब पॉइंट क्या आया कि सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होता है, तो सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या है अपने पास, जितने भी एलॉयज होते हैं वो इसके एग्जांपल है, ठीक है। तो एलॉयज में क्या होता है कि एक एटम या मॉलिक्यूल जो होता है वो क्रिस्टल लैटिस में दूसरे एटम या मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर देता है। तो ऐसे जो अपने पास सॉल्यूशंस होते हैं दैट्स कॉल्ड सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होगा, एलॉयज का फॉर्मेशन होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक एलिमेंट जो होता है, एक एटम जो होता है वो दूसरे एटम से रिप्लेस हो जाता है, अदर एटम से रिप्लेस हो जाता है और एलॉय का फॉर्मेशन करता है, इसमें दो अलग मेटल जो है वो प्रेजेंट होता है। तो इस टाइप का जो अपने पास सॉलिड सॉल्यूशन है उसको बोलेंगे हम सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, क्योंकि यहां पर सब्स्टिट्यूट किया गया है, ठीक है। सेकंड सॉलिड सॉल्यूशन होता है अपने पास इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस। इंटरस्टिशियल या वॉइड सॉलिड सॉल्यूशन। तो भाई नाम का चल रहा है, इंटरस्टिशियल का मतलब क्या हुआ कि अपने पास जो इंटरस्टिशियल साइट्स होती हैं लैटिस के अंदर जो वैकेंट स्पेस होता है, इंटरस्टिशियल साइट्स होती हैं, वहां पर अदर एलिमेंट जो होता है वो उसके अंदर ट्रैप हो जाता है या उसके अंदर आ जाता है। तो ऐसे जो सॉलिड सॉल्यूशन है हमको बोलेंगे हम इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। तो दो तरह के सॉलिड सॉल्यूशंस हो गए अपने पास, एक हो गया सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन और दूसरा क्या हो गया, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। दोनों टाइप के सॉलिड सॉल्यूशन हम लोग पता चल चुका है। सब्स्टिट्यूशन के अंदर एलॉयज बनता है और इंटरस्टिशियल के अंदर जो इंटरस्टिशियल साइट्स होती है उसके ऊपर अदर एलिमेंट जो है वो आ जाता है और इस टाइप के सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। तो ये था अपने पास सॉलिड सॉल्यूशन कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग क्लास में करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, ठीक है। लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करेंगे अब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, लिक्विड सॉल्यूशंस देखेंगे कि लिक्विड सॉल्यूशंस में क्या होता है, कैसे होता है, वो हम डिस्कस करेंगे लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। अब देखो हेनरी लॉ के ऊपर बेस अपने पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो हेनरी लॉ के ऊपर बेस हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एक सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है गिवन है अपने पास, क्वेश्चन dry air contains 79% dinitrogen and 21% O2, ठीक है। डिटरमाइन द प्रोपोर्शन ऑफ डाइनाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में हम लोगों को ये कैलकुलेट करना है। डिसॉल्व इन वाटर एट 1 atm प्रेशर, वाटर में डिसॉल्व है at 1 atm प्रेशर, प्रेशर की वैल्यू दी है 1 atm, 1 atm प्रेशर डिसॉल्व है। हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन H2O R। अब हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है अलग अलग, दोनों के लिए दे रखी है अपने पास। नाइट्रोजन के लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू है 8.54 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 24, 8.54 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 24 atm। और जो ऑक्सीजन है उसके लिए दिया हुआ है KH4O2, वैल्यू गिवन है अपने पास 4.56 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 4, सॉरी यहां पर 4 है, 24 नहीं है, 10 टू पावर 4 atm। अब देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों का अपने पास हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है और प्रेशर दिया हुआ है और क्या कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अपना फॉर्मूला क्या था भाई कि P इक्वल्स टू KHX, ठीक है। P इक्वल्स टू क्या है, KHX। अब देखो अपने पास कि यहां पर हम लोगों को मोल फ्रैक्शन की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहला काम क्या करें कि अपने पास जो टोटल प्रेशर है वो टोटल प्रेशर कितना है, 1 atm टोटल प्रेशर है। इसमें सबसे पहले हम पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, किसका, नाइट्रोजन का। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन एंड
पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। भाई अपने पास क्या है, टोटल प्रेशर 1 atm है, ठीक है। जो लिक्विड है, इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर कुछ मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के होंगे, कुछ मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे जो वेपर फॉर्म में होंगे। ये मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के फॉर्म में है जो वेपर फेज के अंदर है, और ये कुछ अपने पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो वेपर फेज में है। तो हमने क्या कहा कि अगर सॉल्यूशन में नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों गैस है, तो दोनों की गैस जो होती है उनके यहाँ पर गैसेस यहाँ पर कलेक्ट होंगी, और इन गैसेस का कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। तो नाइट्रोजन की सॉलिबिलिटी उसके प्रेशर डिपेंड करेगा, ऑक्सीजन की सॉलिबिलिटी उसके प्रेशर डिपेंड करता है। एनवायरनमेंट के प्रेशर पे टोटल पे डिपेंड नहीं करता है, उस गैस के प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो यहां पर जो टोटल प्रेशर है उस केस के अंदर हम इन गैसेस के जो इंडिविजुअल प्रेशर होता है उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। तो पहले हम क्या करें, पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन निकालें कि टोटल प्रेशर में से नाइट्रोजन गैस का कितना प्रेशर और टोटल प्रेशर में से ऑक्सीजन गैस का कितना प्रेशर है। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करते हैं। अब पार्शियल प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, कि अपने पास जो है टोटल प्रेशर 1 है, उसमें 79% जो है वो क्या था, नाइट्रोजन था। परसेंटेज को हम लोगों ने जो है सिंपल वैल्यूज में कन्वर्ट कर दिया, कितना हो गया, डिवाइडेड बाय 100। तो अपने पास जो यहाँ पर नाइट्रोजन का प्रेशर हो कितना हो गया, 0.79 atm, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 1 मल्टीप्लाई 21/100। टोटल 100 में से 21% ऑक्सीजन था, तो ऑक्सीजन का प्रेशर कितना गया, 0.21 atm, ठीक है। अब पार्शियल प्रेशर निकाल लिया हमने, तो अब क्या करना है अपने को, P = KH x। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन = KH × x। तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहां पर N2 का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखें, मान लो सपोज हमने लिखा है यहां पर कि पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 = KH × मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 = पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 अपॉन KH, कितना है 0.79 अपॉन KH की वैल्यू कितना है 8.54 मल्टीप्लाई 10⁴। सिमिलरली यहां पर क्या किया अपन ने, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन = पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अपॉन KH, यानी 0.21 अपॉन 4.56 मल्टीप्लाई 10⁴। तो यहां पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का मोल फ्रैक्शन हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो ये अपने पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन करने का तरीका है। तो हेनरी लॉ के ऊपर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जहां पर हमको फार्मूला अप्लाई करना होगा और वैल्यूज को सॉल्व आउट करना होगा। क्लियर है। 79% नाइट्रोजन 21% ऑक्सीजन था, उनका मोल फ्रैक्शन निकालना था। इन दोनों का जो टोटल प्रेशर है वो 1 atm है। तो 1 atm में से नाइट्रोजन कितना परसेंट हुआ, 79% हुआ। तो 1 का 79% नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर हो गया और 1 का 21% ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हो गया। पार्शियल प्रेशर निकल गया, फिर फॉर्मूले वैल्यूज रहती है अपन ने। तो इनका आज हेनरी लॉ को हमने कंप्लीट किया है और हेनरी लॉ के साथ साथ हमने सॉलिड सॉल्यूशन को डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे लिक्विड सॉल्यूशन और वेपर प्रेशर को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वेपर प्रेशर और लिक्विड सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग इनको जो है रिवाइज कीजिए और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।